हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर हसीब मेमन। तो आज की वीडियो के अंदर हम करने चले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बेटा, लेक्चर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी चाहिए और एमसीक्यू टेस्ट भी आपको चाहिए, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाएंगी, टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। अब क्वांटम नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं। बेटा, क्वांटम नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली आया था, वो दिया था श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने। किसने? श्रोडिंगर जो था, उसने हमें क्वांटम नंबर्स का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। अब वो कॉन्सेप्ट कैसे दिया था, ये बात है तब की जब नील बोहर साइंटिस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसीडर कर रहा था। क्या कंसीडर कर रहा था? नील बोहर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसीडर कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली क्या है? वेव भी है। पार्टिकल तो है, हम मानते हैं, मगर साथ में इलेक्ट्रॉन वेव भी है। तो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को जो है वो डिस्क्राइब किया श्रोडिंगर ने अपने इस क्वांटम नंबर्स की जरूरत मदद से। अब कैसे डिस्क्राइब किया? उसने बेसिकली कुछ वेव इक्वेशंस दी। क्या दी? वेव इक्वेशंस दी। किसने? श्रोडिंगर ने। जिसकी मदद से उसने इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है उसको डिस्क्राइब किया। कैसे डिस्क्राइब किया? श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने कुछ वेव इक्वेशंस दी, जिसकी मदद से उससे उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को डिस्क्राइब किया। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो क्वांटम नंबर्स की बात हो रही है, अब आप बात कर रहे हैं वेव इक्वेशंस की। बेटा, वेव इक्वेशंस जो हैं, श्रोडिंगर जो दी थी वेव इक्वेशंस, उन वेव इक्वेशंस में से हमें कुछ वेरिएबल मिलते हैं। सही है, जो वेव इक्वेशंस जो उसने दी थी उससे कुछ वेरिएबल मिलते हैं हमें। उन वेरिएबल्स को ही हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। बेसिकली होते क्या है? नंबर्स ही होते हैं, जैसे 1 2 3, ये नंबर्स है ना, ये भी नंबर्स ही होते हैं। मगर किसी न किसी चीज को ये जो नंबर्स हैं ये डिस्क्राइब करते हैं। आया समझ में? अब यहाँ पर श्रोडिंगर क्या कर रहा था? डिस्क्राइब कर रहा था इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव नेचर है। आया समझ में? तो इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जस्ट इंट्रो दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस न्यूक्लियस है एटम का। सही है, न्यूक्लियस के अंदर शेल्स है। अब ये शेल्स हैं, इनके अंदर कहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है। क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब इम्कान। उसका जो इम्कान है वो क्या है? तो मतलब उसके इम्कान के बारे में हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी शेल के अंदर कहाँ पर है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर, उसके शेल के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसने क्या किया? ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट दिया। किसका कॉन्सेप्ट दिया? ऑर्बिटल। ORBITAL आएगा, ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट दिया। ऑर्बिटल क्या होता है? ये बेसिकली 3D या 3 डायमेंशनल रीजन होता है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल रीजन। इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इसके अंदर एक्स भी है, वाई भी है और जेड एक्सिस भी एक्सिस आता है। उस रीजन को हम कहते हैं 3D रीजन या 3 डायमेंशनल रीजन। और वही रीजन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। ये क्वांटम नंबर्स हमें बताएंगे। कौन एक्सप्लेन कर रहा है? श्रोडिंगर इसको एक्सप्लेन कर रहा है। आया तक समझ में? अब मैंने आपको क्या कहा? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर शेल्स हैं। अब इन शेल्स जो है होते हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं। सही है, ये आपको पता होगा। उन सब शेल्स जो होते हैं, उन सब शेल के अंदर ही क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। जो मैंने ऑर्बिटल आपको बताया था ना, ऑर्बिटल क्या होता है? वो बेसिकली सब शेल के अंदर होता है। सब शेल किसके अंदर होता है? शेल के अंदर होता है। आया समझ में? अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के बारे में हमें क्वांटम नंबर्स बताएंगे, किस तरीके से बताएंगे। बेसिकली क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स होते हैं। फर्स्ट नंबर कौन सा होता है? फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड जो होता है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड जो लास्ट वन होता है जिसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को, अब आप क्या करें, जल्दी से यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करें इस क्वांटम नंबर को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रीड करें, भले समझ में नहीं आए, जल्दी करें। कर लिया रीड? अब समझे मैं क्या कहता हूँ। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली कुछ नंबर्स होते हैं। सही है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। किससे? एन से हम से डिनोट करते हैं। और बेसिकली ये जो नंबर्स हैं ये हमें बताते हैं साइज के बारे में। किसकी साइज के बारे में?
ऑर्बिटल की साइड्स के बारे में। आया समझ में? बेसिकली इसे हम कहते हैं कि हमें शेल्स के बारे में भी बताते हैं। ये दो बातें हम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स जो हैं वो हमें क्या बताते हैं? साइज बताते हैं ऑर्बिटल की, और शेल्स के बारे में बताते हैं। अब किस तरीके से बताते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? हम एन से डिनोट करते हैं उसको। अब उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है। सही है। नेचुरल से हम एन से शुरू करेंगे, इन्फिनिटी तक हम जाएंगे। मतलब 1 से शुरू करेंगे, एन की वैल्यू 1 से, एन की जो वैल्यू है वो 1 से शुरू होगी और चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, जहाँ तक चलती जाए। आया यहाँ तक समझ में? अब आप देखें ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो मैंने आपको बताया ये साइज को, ऑर्बिटल जो होता है, ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसके साइज को ये कैसे रिप्रेजेंट करता है, और शेल्स को वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ें मैं आपको भी बता रहा हूँ। देखिए भाईजान, ये एजीमुथल जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू एन से शुरू होती है, एन इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन, चलती जाती है इन्फिनिटी तक। आया यहाँ तक? अब मैंने कंसिडर किया एटम, कंसिडर किया उसका इलेक्ट्रॉन, इसका ये न्यूक्लियस है, और ये शेल्स हैं उसके। अब श्रोडिंगर कह रहा है अगर n की वैल्यू 1 होगी, क्या होगी? n की वैल्यू अगर 1 होगी तो हम कहेंगे जो शेल है एटम का वो शेल नंबर 1 है। इस शेल को हम कहेंगे, अंदर से हम शुरू करेंगे, बाहर से नहीं शुरू करेंगे। n की वैल्यू 1 होगी तो शेल जो होगा वो फर्स्ट नंबर शेल होगा। कह रहे n की वैल्यू अगर हम 2 कंसिडर करेंगे तो शेल क्या होगा? सेकेंड वाला शेल होगा, और ये वाला शेल, ये वाला शेल होगा। और अगर 3 कंसिडर करेंगे n की वैल्यू तो ये थर्ड शेल होगा। अगर 4 कंसिडर करेंगे तो ये लास्ट वाला शेल होगा, और इससे सॉन चलते जाएंगे, ये कह रहा है। अब ऑर्बिटल की, तो शेल को इसने कैसे रिप्रेजेंट किया? नंबर के साथ बेसिकली रिप्रेजेंट किया। एन की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी शेल उतने इंक्रीज होते जाएंगे। अब ये कह रहा है अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो जो ऑर्बिटल होगा शेल 1 के अंदर, उसकी जो साइज होगी वो क्या होगी? आप कंसिडर करें उसकी साइड ए है। सही है। अब वो कह रहा है अगर शेल 2 के अंदर जो ऑर्बिटल है, सही है, एन की वैल्यू 2 होगी, शेल नंबर 2 होगा, तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल होगा उसकी साइज जो होगी वो एज से क्या होगी? ग्रेटर होगी। क्या होगी? उसकी जो साइज है वो एज से क्या होगी? ग्रेटर होगी। मतलब ये बेसिकली मैं बता रहा है जैसे हम एन की वैल्यू क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? एन की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे 1 से, चलते जाएं 2 3 4, शेल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। शेल 1 होगा जिसे हम के शेल कहेंगे, फिर एल शेल आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन शेल आएगा, ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। ये एटम का न्यूक्लियस है। तो ये कह रहा है कि जो साइज होगी, ऑर्बिटल की जो साइज होगी वो भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। आया तक समझ में? ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली सेम थिंग ही बताई जा रही है, मगर हाँ, ये यहाँ पर एक और चीज बताई जा रही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स अक्रॉस फ्रॉम द emission spectrum of hydrogen which was the first of all explained by Bohr and Max Planck। अब ये जो बात बताई जा रही है, तो हाइड्रोजन के जो emission स्पेक्ट्रम था, जो किसने बताया था हमें? एक्सप्लेन किया था बोहर ने और मैक्सवेल ने। उसको भी ये क्या करता है? अक्रॉस करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अब ये लाइन आपको मेरे ख्याल से समझ में अभी तक नहीं आई होगी कि यहाँ पर इसका फुल कॉन्सेप्ट दिया नहीं हुआ। आपको मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता दिया क्या होता है, बाकी जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अक्रॉस द फ्रॉम द emission स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन which was the first introduced of all explained by Bohr and Maxwell। ये आपको समझ में नहीं आएगा, पहले आपको स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना होगा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसका emission स्पेक्ट्रम, उसका फाइन स्पेक्ट्रम, देन आपको समझ में आएगा। और लास्ट लाइन, each spectral line in the emission spectrum is explained by the possible jumps with the shells of the H atoms। तो यहाँ पर भी वही है, इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया जा रहा है जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था। तो उसके अंदर जो ईच एक्स पे जो जंप करते थे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल के अंदर, उसको भी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन कर रहा है। अब कैसे कर रहा है उसको लिए आपको हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इसकी बात ही नहीं करते हाइड्रोजन की। अब सेकंड जो है वो क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो क्या होता है? ये बेसिकली हमें बताता है शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में। किसके बारे में? ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसके शेप्स के बारे में। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं मैंने आपको पीछे बता दिए। अब इसको हम डिनोट करते हैं एल से। इसे डिनोट करते हैं एल से, डिनोट करते हैं इस तरीके से।
एल से, यहाँ पर एल से बना दें आप, एल से डिनोट करते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है द वैल्यू ऑफ एल रेंज फ्रॉम 0 टू n-1। मतलब इस तरीके से एल जो होता है वो बराबर होता है 0 के, मतलब 0 से शुरू होता है टू n-1 की तरफ चलता जाता है। अब वियर जो n है वो है ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पी क्यू, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n। अब जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम बात करें क्या हो n1 हो, अब मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली कि ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये कैसे डिस्क्राइब करता है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, तो वो हम समझते हैं। तो देखें बेटा, जब प्रिंसिपल जब एल की वैल्यू जो है वो 0 होगी, मतलब बेसिकली एल किसके बराबर है? एल इज इक्वल टू n-1 के बराबर है। अब जब n की वैल्यू हम 1 लेंगे, मतलब जो शेल होगा वो होगा के शेल, तो हमारे पास एल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। जब हम n की वैल्यू जो है वो क्या लें? 2 लें, तो हमारे पास एल की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 1 आएगी। मतलब जो शेल जो है वो के के बाद कौन सा आता है? के के बाद एल शेल आता है। हाँ, के बाद एल शेल आता है। जब हम n की वैल्यू क्या लें? 3 लें, तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। मतलब जो शेल है वो एम शेल है। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? जल्दी देखो, जल्दी देखो क्या समझ में आ रहा है हमें? एन की वैल्यू क्या है? 1 है, तो हमारे पास एल की वैल्यू 0 आई। एन की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो एल की वैल्यू क्या आई? 1 आई हमारे पास। जब एन की वैल्यू 3 है हमारे पास, तो एल की वैल्यू जो है वो 2 आई हमारे पास। तो आप देख रहे हैं एल की जो वैल्यू है, एन की जो वैल्यू है वो एक टाइम एक ज्यादा है एल की वैल्यू से, मतलब एल 0 है तो एन 1 होगा। तो अब आप देखें, जब एन की वैल्यू 1 होगी, सही है, एन की वैल्यू 1 होगी तो मतलब जो शेल है वो के शेल है, सही है। अब के शेल होगा तो एल की वैल्यू 0 है, तो हमें इसने श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने बताया जब एल की वैल्यू 0 होगी तो शेल के शेल होगा और उसके अंदर जो ऑर्बिटल होगा वो एक ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? 1 और बी टल होगा, और उस 1 ऑर्बिटल का जो नाम है वो होगा एस ऑर्बिटल, सही है। जब इसी तरीके से एल की वैल्यू जब 0 थी, एन 1 था, तो ऑर्बिटल होगा एस ऑर्बिटल। एल की वैल्यू जब क्या नाम है 1 होगी, एन क्या होगा? 2 होगा, और ऑर्बिटल जो होगा उसे हम कहेंगे पी ऑर्बिटल। जब एल की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, एन की वैल्यू क्या होगी? फिर 3 होगी, तो हमारे पास जो ऑर्बिटल होगा एस पी डी होगा। जब एल की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, तो एन की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, तो हमारे पास जो ऑर्बिटल होगा वो एफ ऑर्बिटल होगा। अब ये हमें किसने बताया? श्रोडिंगर ने बताया। जैसे हम वैल्यू को चेंज करते जाएंगे हमारे पास ऑर्बिटल्स मिलते जाएंगे। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं आपको ने पढ़ लिया है पीछे। अब एस ऑर्बिटल्स क्या होता है? अब उसके बाद शेप्स के बारे में कैसे बताता है? बेसिकली ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग दिया गया है। ऑर्बिटल के बेसिकली कोई ना कोई कुछ टाइप्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल्स। अब एफ ऑर्बिटल होगा तो उसने कहा उसका जो शेप होगा वो क्या होगा? शार्प होगा, स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल। शार्प तो उसका नाम है इसका। एस ऑर्बिटल होगा तो उसका जो शेप होगा वो क्या होगा? स्फेरिकल। एस का शेप होगा स्फेरिकल, SPECICL, स्फेरिकल होगा। पी शेप होगा तो उसका क्या होगा? डम्बेल होगा, डम बेल शेप होगा। उसने ये कह रहा है, मैं क्या कह रहा है श्रोडिंगर। अगर डी होगा तो डबल डम्बेल होगा, DOUBLE डबल डम्बेल, आप यहाँ पर लिख लेना। जब एफ होगा तो उसका जो शेप होता है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स होता है, वो हम नहीं पढ़ते हैं इस लेवल के ऊपर, तो हम कह देते हैं जो एफ का जो एफ ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, सही है। इस तरीके से वो जो है हमें बता रहा है किसके बारे में? शेप्स के बारे में बता रहा है। किसके? एजीमुथल ऑर्बिटल्स के शेप्स के बारे में बता रहा है, कौन? हमें श्रोडिंगर बता रहा है। अब यहाँ पर एक और लाइन आप देखें, द प्रेजेंस ऑफ सबशेल्स इज रिलेटेड टू द फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर भी ये लाइन बताई जा रही है। अब कैसे सबशेल्स की जो प्रेजेंस होती है, मौजूदगी होती है, वो रिलेट करती है फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस से। किसके? वो भी स्पेक्ट्रम के। अब आपको ये भी नहीं पता फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं पता, तो आपको प्रेजेंस के बारे में भी नहीं पता चलेगा, जिसकी वजह से मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम का जो टॉपिक है वो आगे आएगा, जिसके अंदर हम फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस भी पढ़ेंगे, वो भी क्या होती हैं। तो आप जो है वो उसको रीड भी कर लें, वही चीज लिखी हुई है इस लाइन को छोड़ के। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो, तो समझने से पहले मैं आपको बता दूं, जो टेबल है वो मैं आपको लास्ट में थोड़ा समझा दूंगा। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या करते हैं? बेसिकली आप एक लाइन यहाँ पर देख लें, ये यहाँ से लेके
यहाँ तक आप देख लें। The splitting of fine spectral lines under the influence of magnetic field can be explained by on the basis of magnetic quantum number। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जो स्पेक्ट्रम था जिसे हमने हाई स्पेक्ट्रोमीटर से देखा था। हाई स्पेक्ट्रोमीटर जो था, एसपीसी मतलब स्पेक्ट्रोमीटर था, समझ लें। तो हाई स्पेक्ट्रोमीटर से जब हमने उसे देखा था किसी भी स्पेक्ट्रम को, मैंने ये स्पेक्ट्रम में कंसिडर किया है, तो हमने किसी भी स्पेक्ट्रम को हाई स्पेक्ट्रोमीटर से जब देखा तो उसके अंदर जो ये स्पेक्ट्रल लाइन्स थी, ये वाली ये स्पेक्ट्रल जो लाइन्स थी अब क्या हो रही थी, फर्दर स्प्लिट हो रही थी। फर्दर उनकी क्या हो रही थी, स्प्लिटिंग हो रही थी, जो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब वो जो चीज़ है जो स्प्लिटिंग हो रही थी स्पेक्ट्रल लाइन्स की, कहाँ पर हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। उसको ये क्या कर रहा है, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करेगा, उसको एक्सप्लेन करेगा। इस लाइन के अंदर ये बताया जा रहा है। और हम दूसरे अल्फाजों में कहें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम कहते हैं ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ओरिएंटेशन को शो करता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन। अब किसकी डायरेक्शन, ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन को शो करता है। ऑर्बिटल्स कह लें या इलेक्ट्रॉन्स कह लें, क्योंकि ऑर्बिटल बेसिकली क्या होता है, रीजन होता है, या आप इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। कब शो करता है, जब हम उसे सस्पेंड करें या मैग्नेटिक फील्ड के तरफ से कहेंगे लेके जाए। मतलब जब हम एटम को क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएंगे, तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करेंगे, हमें ओरिएंटेशन शो करेंगे, एक डायरेक्शन को शो करेंगे। क्यों शो करेंगे, ड्यू टू द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। TROC, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है वो डिस्टर्ब होता जाता है, हो जाता है। मतलब एक साइड पोलराइजेशन हो जाती है एटम के अंदर, एक पॉजिटिव साइड हो जाता है, एक नेगेटिव साइड हो जाता है। आया समझ में। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, उसे हम एम से बेसिकली डिनोट करते हैं। किससे, एम से डिनोट करते हैं। उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -L2 + L। अब -L2 + L का क्या मतलब है, आप देखें। जब हम बात कर रहे हैं, देखें, हमने बात की जब n की वैल्यू 1 होगी तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब L की वैल्यू 0 होगी तो M की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने क्या कहा, M का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, M का फॉर्मूला M = -L2 + L होता है। अब L की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 0 है, जब N की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी, तो M की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों, -L2 + L आप लगाएंगे तो 0 ही हमें मिलेगा। आया यहाँ तक समझ में। जब हम कहें N की वैल्यू हम लेते हैं 2, तो ये 2 लिखा है मैंने, तो L की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो M की वैल्यू क्या होगी। M बेसिकली डायरेक्शन को शो कर रहा है ऑर्बिटल्स की, तो आप जैसे कि M की वैल्यू पुट करें। L L की वैल्यू क्या है, -1 है, 1 है, तो L के अंदर -1 0 0 +1। आया समझ में नहीं। देखिए भाई, M जो है उसकी वैल्यू होती है -L2 + L। सही, बीच के अंदर 0 भी आता है। -L2 + 1 ना, माइनस से जाएंगे प्लस की तरफ आएंगे तो बीच में 0 तो आएगा ना। तो -1, 1 L की वैल्यू थी, हमने L की जगह पर 1 लिख दिया, तो हमें एक -1 मिला, एक 0 वैल्यू मिली, एक +1 वैल्यू मिली। तो आप यहाँ देखें, ये एक ओरिएंटेशन, ये दूसरी ओरिएंटेशन, ये तीसरी ओरिएंटेशन, इस तरीके से। अब आप आगे देखें, इस तरीके से आप कंटिन्यूसली हम चलते जा सकते हैं। जितने ज़्यादा ऑर्बिटल्स होंगे उतनी ज़्यादा उनकी ओरिएंटेशंस होंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पीछे समझ में नहीं आता, आप यहाँ पे समझ जाएंगे। फॉर एस ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ L = 0 होगी। आप L की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें 0 आंसर मिलेगा, क्योंकि वो कोई भी ओरिएंटेशन को शो नहीं करेगा। तो उसके लिए हम कहते हैं इसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि हमें फॉर्मूले से मिल रहा है। फॉर पी ऑर्बिटल की बात करें, एस ऑर्बिटल क्यों होता है, क्योंकि वो स्फेरिकल होता है, जिसकी वजह से उसकी कोई ना कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होती। अब पी ऑर्बिटल देखें, L की वैल्यू 1 होगी। अब L की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, 0 मिलेगा और +1 वैल्यू मिलेगी। इस तरीके ना 0 बीच में आएगा, ठीक है। -1 -L2 + L, -L हमने समझा कि L की वैल्यू 1 है, तो हमने 1 पुट कर दी दोनों L की जगह, मगर बीच में क्या था, 0 भी तो आएगा ना। अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन में 0 आता है बीच में। तो आप देखें हमें क्या मिली, 3 ओरिएंटेशंस मिली, -1, 0, +1। तो ये p ऑर्बिटल्स था। अब p के बेसिकली 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 डीजेनरेट मतलब जिनकी एनर्जी भी सेम हो, साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो, जिसकी वजह से जो p ऑर्बिटल होता है उसकी 3 ओरिएंटेशन होती है, एक -1, एक 0, एक +1।
इस तरीके से डी के हम बात करें तो डी के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ऐसे चलते जाते हैं, 2 और भी हैं। तो उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, तो उनके लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कैसे होगी 2। और उनकी ओरिएंटेशन होगी -2 +1 0 +1 +2। फॉर्मूला आप पुट करेंगे एल की वैल्यू 2 तो आपको मिल जाएगी। सही है। ऐसे ही अगर हम एफ ऑर्बिटल की बात करें तो उसके पास कितनी होगी, उसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, -3 से +3 की तरफ होगा। मतलब आप यहाँ पर क्या करें, -3 लगाए और ये वाली सारी वैल्यू लगाए, कॉमा बीच में आप ये वैल्यू लगा लें और +3 की वैल्यू लगा लें। तो आपको जो ओरिएंटेशंस मिलेंगे वो आपको एफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे। टेबल के अंदर भी दिया हुआ है, वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, स्पिन को समझते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को। अब स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो क्या होता है, बेसिकली हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा मोशन के बारे में। सही है। मोशन के बारे में हमने पढ़ा था। मोशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जिनके अंदर एक टाइप होता है रोटेशनल मोशन, है ना, होता है ना टाइप रोटेशनल मोशन। रोटेशनल के अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल मोशन और एक होता है स्पिन मोशन। तो ये क्या है, ये भी तो स्पिन मोशन तो है। स्पिन मोशन वही होती है जो पहले हमने पढ़ी थी। कोई भी बॉडी जो है अपने एक्सिस के ऊपर मूव करे, जैसे अर्थ जो है, ये अर्थ का एक्सिस है, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर मूव करे तो उसकी जो मोशन होगी उसे हम कहते हैं स्पिन मोशन। और अर्थ सन के अराउंड में मूव करते तो उसकी मोशन क्या होती है, ऑर्बिटल भी होती है। अब स्पिन मोशन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की देखें तो मैक्सिमम आप ये बात याद रखें कि कोई भी ऑर्बिटल जो होता है, कोई भी ऑर्बिटल जो होता है, क्या होता है, ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उनके 3 क्वांटम नंबर्स जो होते हैं, क्वांटम नंबर्स वो सेम होते हैं। मगर जो एक क्वांटम नंबर होता है स्पिन, वो सेम नहीं होता। सही है, ये बात आप याद रखें। अब एक जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो स्पिन होगी वो +1/2 होगी। इसकी वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट की गई है इलेक्ट्रॉन के स्पिन को। एक की वैल्यू क्या होगी, +1/2 कब होगी, जब कोई भी बॉडी जो है वो रोटेट करेगी इस तरीके से, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। जब कोई भी बॉडी इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो उसके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी -1/2, उसकी स्पिन की वैल्यू आएगी। यही था स्पिन क्वांटम नंबर। बस क्या क्या बताता है हमें, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में हमें जस्ट बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होती है वो क्या होती है। और ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर वो अपोजिट हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन की अगर काउंटर क्लॉकवाइज होगी तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो स्पिन होगी वो होगी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, अपने दौरान जो फील्ड क्रिएट होगी उस फील्ड को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्रिएट नहीं होने देंगे। आया तक समझ में, बाकी यहाँ तक, यहाँ पर आप देखें क्या बताया जा रहा है, बस वही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर भी। आप इसको रीड कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, पहले हम टेबल को देख लेते हैं, टेबल के अंदर क्या बताया जा रहा है। अब इस टेबल के अंदर देखें, जब n की वैल्यू हमने क्या किया, ये है n, n की वैल्यू हमने 1 रखी, k शेल आया। n की वैल्यू 2 रखी तो l शेल आया, 3 रखी तो m शेल आया, 4 रखी तो 4 वाले शेल को हम कहते हैं k, एक मिनट, k l m n शेल कहते हैं। यहाँ पर l शेल नहीं आएगा, यहाँ पर m आएगा, n आएगा, n शेल। सही। तो n की वैल्यू 1 थी तो l की वैल्यू 0 होगी। अब n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी, क्योंकि l जो शेल होता है उसके अंदर 2 ऑर्बिटल्स आते हैं, एक होता है s ऑर्बिटल, दूसरा होता है p ऑर्बिटल। कौन से आते हैं, s आता है और p आता है, जिसकी वजह से हम कहेंगे l की वैल्यू क्या होगी, 0 भी होगी, 1 भी होगी। सही है। और अब आगे देखें, जब इसी तरीके से जब l की वैल्यू 3 होगी, मतलब m शेल होगा, तो m शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स आते हैं। जब 4 होगी तो 4 ऑर्बिटल्स आएंगे उसके अंदर, 0 1 2 3। ये एल बेसिकली, ये एल की वैल्यूज को शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, ये एल जो है, ये जो वैल्यूज दी गई हैं ये एल की वैल्यूज हैं, ऑर्बिटल्स को हमें बता रही हैं। और ये जो हमें बता रही हैं शेल्स के बारे में बता रही हैं। अब यहाँ पर आप देखें ओरिएंटेशन उसकी, वे सारी ओरिएंटेशन आ गई, जितने ऑर्बिटल्स होंगे उनकी ओरिएंटेशन भी उतनी होगी। यहाँ पर देखिए 0 एक ऑर्बिटल है, 0 एस ऑर्बिटल तो ओरिएंटेशन 0, तो ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है, उसकी ओरिएंटेशन भी इंक्रीज होती जा रही हैं। तो यहाँ पर दूसरे शेल के अंदर ओरिएंटेशंस मैंने आपको बताया इस तरीके से आएंगी, तीसरे शेल के अंदर ओरिएंटेशन से रही। अब
ये ओरिएंटेशन एस ऑर्बिटल की, ये पी ऑर्बिटल की, ये डी ऑर्बिटल की और ये एफ ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन हैं। बेसिकली जैसे हम एक शेल से दूसरे शेल की तरफ जाते हैं, मतलब वन से हम चलते जाएंगे आगे, 1 2 3 4 5 शेल की तरफ जाएंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होंगे वो उन शेल के अंदर इंक्रीज होते जाएंगे बाय वन, मतलब एक ऑर्बिटल इंक्रीज होता जाएगा। पहले शेल के अंदर एस होगा, दूसरे के अंदर पी भी आएगा, एस पी आएगा, तीसरे के अंदर एस पी और डी आएगा, चौथे के अंदर एस पी डी एफ आएगा, पांचवे के अंदर एक और ज्यादा ऑर्बिटल आ जाएगा। तो उनके ओरिएंटेशन भी उन हिसाब से होंगी। सही है। अब आप स्पिन देखें, स्पिन भी देखिए, देख सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स की दोनों के अपोजिट होती हैं हर ऑर्बिटल के अंदर। इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दिए गए हैं पीरियड के अंदर, टेबल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, एक शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो फर्स्ट शेल के अंदर आप देखें एक ऑर्बिटल आ रहा है, सेकंड के अंदर चार आ रहे हैं। बेसिकली जो थ्री ऑर्बिटल्स हैं ये एक ही है, जिसे हम कहते हैं पी ऑर्बिटल्स। पी के बेसिकली तीन ऑर्बिटल्स होते हैं डी जनरेट। और ये जो फाइव है ये यहाँ से लेके यहाँ तक एम शेल को शो कर रहा है, एक ऑर्बिटल। दूसरा पी का ऑर्बिटल होता है डी का ऑर्बिटल। डी के बेसिकली 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। और यहाँ पर आखिरी शेल के अंदर 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। 7 क्या होते हैं, एफ के ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 होते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब यहाँ पर ऑर्बिटल्स के नेम भी दे दिए हैं हमें। क्या दे दिए, ऑर्बिटल्स के हमें नेम भी दे दिए। ऑर्बिटल का नेम क्या हो सकते हैं, और लास्ट क्या दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको रिमेंबर कर दें, ऑर्बिटल्स के नेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल इलेक्ट्रॉन्स पे आप याद कर सकते हैं। याद लाजमी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।